देखिएगा आपको कितना लोग इसका जवाब देता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसी अंग्रेजी बोलने में जी टेढ़ा करना पड़े तब पर भी जाकर के उसका असली मतलब समझ में नहीं आए कि ये कैसा राष्ट्रवाद है। खुद इस पे विचार करके बताइए, और फिर आपको अगर लगे कि हम देशद्रोही हैं तो आपको मुबारक हो। ये कैसा राष्ट्रवाद है कि राष्ट्रीय बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, राष्ट्रीय कंपनियों को बेचा जा रहा है। ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये लूटवाद है, लूटवाद। और ये लूटवाद चलता कैसा है इस बात को समझ लीजिए। ये लूटवाद एक सिद्धांत से चल रहा है, जिस सिद्धांत का नाम है प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। पैसा अगर कॉरपोरेट कमाएगा तो उसका प्रॉफिट है, लॉस होगा तो एनपीए में चला जाएगा। गजब बात है। प्रॉफिट होगा तो आपका निजी है, प्राइवेट है, और लॉस होगा तो पब्लिक का जाएगा। आखिर आप लोग बैंक में काम करते हैं तो आप तो ये बात जानते ही हैं ना कि हम मांगते भी नहीं है तब भी आप हमको एटीएम थमा देते हैं। क्या एटीएम थमा देते हैं भाई? हमको मजा आता है, आपका मुंह देखते हैं सुबह सुबह तो हमको अच्छा लगता है। बताइए, हम लाइन में लग करके अपना पैसा निकालेंगे, इसलिए थमा देते हैं ना कि जबरदस्ती आप हमको सर्विस पकड़ा रहे हैं। लेकिन आज आपकी हालत यह हो गई है, हमको सर्विस देते देते बैंक अब आपको कह रहा है कि तुम भी सर्विस खरीदो। क्या खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? कह रही है ना, बैंक कह रही है 40,000 रुपया अगर आपको तनख्वाह है तो कहती है कि 30,000 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अब म्यूचुअल फंड का प्रचार कितना सुंदर आता है, बड़ा सुंदर एडवर्टाइजमेंट आता है। पहले कहेगा म्यूचुअल फंड सही है और नीचे में लिखेगा कि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है। अब बताइए, म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है तो बाजार का क्या है? तो बाजार तो कभी ऊपर चले जाएगी, बाजार कभी नीचे चली जाएगी। यह जो बैंक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके ऊपर यह टारगेट क्यों दिया जा रहा है कि आपका ब्रांच अगर इतना म्यूचुअल फंड नहीं खरीदेगा, नहीं बेचेगा, या तो आप पहनिए माला या किसी को पहनाइए माला। यही है ना, यही चल रहा है ना। ये लूट है। इस लूट के खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, लूट के खिलाफ जिस दिन बोलना शुरू कर दीजिएगा ना, तुरंत 5 मिनट के भीतर जो ही आप एक पोस्ट फेसबुक पर लिखिएगा कि तुरंत जो है आपको विकास विरोधी कह दिया जाएगा, तुरंत आपको कामचोर कह दिया जाएगा, तुरंत आपको देश विरोधी कह दिया जाएगा। आजकल एक नया चलन चला है, बात कीजिएगा बैंक का, बात कीजिएगा वित्तीय घाटा का, बात कीजिएगा इकोनॉमी का, तो लोग कहेंगे कि बताओ तुम्हारा 370 पे क्या पोजीशन है। हम बोले अरे यार, हमको ये बताओ कि हम बैंक में काम करते हैं, बैंक में काम करने का जो कंडीशन है वो लगातार खराब हो रहा है। बुलाया था हमको पैसा गिनने के लिए, अब कह रहा है कि पैसा अगर बैंक में नहीं आ रहा है तो अपने ही पॉकेट का पैसा गिनना शुरू कर दो, अपने ही सैलरी में से म्यूचुअल फंड खरीदो, इंश्योरेंस बेचो, तरह तरह का काम करवा रहा है। मैं एक उदाहरण और आपको बता देता हूं। आजकल आपका पोस्ट ऑफिस जाना हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है? ऐसे ही एक दिन घूमने के लिए चले जाइएगा। पोस्ट ऑफिस में आजकल कोई चिट्ठी लेता देता नहीं है। पोस्ट ऑफिस भी बैंक की तरह काम कर रहा है। एक प्रश्न आप सोच करके बताइए कि अगर बैंकिंग सेक्टर को घाटा हो रहा है, राष्ट्रीय बैंकों को मर्जर करने की जरूरत है, राष्ट्रीय बैंकों का निजीकरण करने की जरूरत है, राष्ट्रीय बैंकों को बंद करने की जरूरत है, तो फिर सरकार पोस्ट ऑफिस को बैंक क्यों बना रही है? सोचें इस बात को, क्यों बना रही है? इसलिए बना रही है कि एन केन प्रकारेण आपके पास जो पैसा है, आपके पॉकेट में जो सेविंग मनी है, उसको निकाल करके कॉरपोरेट की चरण वंदना में उसको डाल देना है। यह मूल उद्देश्य है। और बाजार किन नियमों पे काम कर रहा है?
नवरत्न तेल लगाते हैं कि नहीं? आज साउथ इंडिया में नहीं चलता होगा, नॉर्थ इंडिया में एक तेल चलता है, नवरत्न तेल। नवरत्न का बोतल जो है वही अमिताभ बच्चन वाला कूल कूल। तो नवरत्न का जो बोतल है वो पहले शीशा का आता था, फिर प्लास्टिक का आया, और दाम उसका बढ़ता था। दाम रोज बढ़ता है नहीं, जिस गति से आपकी सैलरी बढ़ती है उसके दुगने स्पीड से महंगाई बढ़ता है। ये जब बैंक में काम करते होंगे आपके जो लीडर हैं तो उनको पूछ लीजिएगा कि कितना सैलरी मिलता था और उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड था और आपकी जो अभी सैलरी है उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको मिला करके देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि सरकार सैलरी क्यों बढ़ाती है। जब एक हाथ से सैलरी दे करके दूसरे हाथ से ले लेगी तो सैलरी का मतलब क्या है? एक तरफ आपका 7th पे कमीशन लागू कर दिया गया और दूसरी तरफ जो है जो सब्जी 12 रुपए में मिलती है वो अब 112 रुपए में मिलने लगेगी, तो उस सैलरी का क्या मतलब है? जो घर पहले 3 लाख रुपए में मिलता था वो घर अभी 30 लाख रुपए में मिलता है, तो सैलरी बढ़ाने का क्या मतलब है? और आप लोग तो इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, बैंक कर्मी है, इकोनॉमी डील करते हैं। जब महंगाई बढ़ती रहेगी और महंगाई को चेक करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं होगा तो आपकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए आपकी वही हालत होगी 28 तारीख की जो इनकी हुआ करती थी, उसमें कोई फर्क थोड़ी आने वाला है। तो लेकिन आपका कैश तो किसी भी तरीके से मार्केट में निकालना है, तो 50 रुपया का नवरत्न तेल तो सब नहीं खरीद सकता है, तो 50 पैसा का खरीद सकता है ना। तो कहा कि नवरत्न तेल अब बोतल में नहीं सैसे में मिलेगा, सैसे में। यही आज बैंकिंग सेक्टर के साथ किया जा रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि बैंकों को वित्तीय घाटा हो रहा है और दूसरी तरफ अपने ही एम्प्लॉय को प्रेशराइज कर रहे हैं, एरिया मैनेजर और उससे पता नहीं कौन कौन बड़का बड़का मैनेजर साहब सब होते हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे ब्रांच का मिनिमम प्रॉफिट अगर तुम टारगेट नहीं पूरा करो, बताइए हम दवाई बेच रहे हैं, एमआर हैं हम लोग, कि अगर टारगेट नहीं पूरा करेंगे तो आप हमारे ब्रांच को बंद कर दीजिएगा। अब बेचारा मान लीजिए मैनेजर हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए कि कहीं किसी ब्रांच में हम मैनेजर हैं, हमारा जो प्रॉफिट है, जो टारगेट दिया है हमारा एरिया मैनेजर, वो टारगेट हम नहीं पूरा करेंगे तो कहेगा कि मर्जर कर देंगे शाखा का। तो उसको लगेगा कि अगर शाखा का मर्जर हो जाए तो वहां हेड कैशियर बना करके भेज देगा तो हमारा मैनेजरी चला जाएगा। तू क्या कह रहा है कि क्लर्क सबको कहता है कि सुनो, किसी को म्यूचुअल फंड बेचो, किसी को इंश्योरेंस बेचो, किसी भी तरीके से लोन दो। असल मूल बात यह है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था क्राइसिस में है और अर्थव्यवस्था जब क्राइसिस में होगी स्वाभाविक रूप से बैंकिंग पे उसका एक असर पड़ेगा। इसीलिए आज बैंकिंग की जो लड़ाई है, बैंकिंग सेक्टर को जो बचाने की लड़ाई है, वो एक कंप्रिहेंसिव लड़ाई बन गया है। इसीलिए रायलू साहब बहुत जोर से कह रहे थे कि हमको अलग अलग होकर के नहीं, मिल करके ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा और तमाम तरीके का बदनामी का खतरा उठाते हुए, चाहे हमको कुछ भी कहा जाए, हमको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। और इस तर्क से लड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक मजबूत तर्क बता रहा हूं। इस तर्क से लड़ना पड़ेगा कि इस देश में जब प्रधानमंत्री सरकारी होना चाहिए, राष्ट्रपति सरकारी होना चाहिए, पार्लियामेंट सरकारी होना चाहिए, पार्लियामेंट के जो सांसद हैं उनका चढ़ने वाला जो गाड़ी है उसका जो ड्राइवर है वो सरकारी होना चाहिए, तो फिर बैंक क्यों नहीं सरकारी होना चाहिए, स्कूल क्यों नहीं सरकारी होना चाहिए, अस्पताल क्यों नहीं सरकारी होना चाहिए? ये सिंपल सी बात है। देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, कई बार हो सकता है कि आपके बहुत सारे साथी ये प्रश्न भी पूछते होंगे कि एआईबीए कम्युनिस्ट पार्टी है क्या? ये सवाल आता होगा। काहे कि इन लोगों को आदत है बात करते करते कॉमरेड बोल देते हैं, तब कॉमरेड शब्द सुन करके लगता है कि कहीं कम्युनिस्ट पार्टी तो नहीं है। देखिए, मैं आपके यूनियन का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि ये कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। और कॉमरेड शब्द का इस्तेमाल जो है वो कम्युनिस्ट होने के चलते नहीं है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, मौका मिलेगा तो सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे होगा शायद, या अगर दिल्ली जाने का कभी मौका मिले तो नेहरू म्यूजियम है जिसको 3 मूर्ति लाइब्रेरी कहा जाता है। जब देश आजाद हो रहा था
तो जैसे मोदी जी राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं ना, उस वक्त नेहरू जी राष्ट्र के नाम संदेश दिए थे। और उनका जो संबोधन था वो अपनी बात ही यहां से शुरू किए थे, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स।